क्वेश्चन के थ्रू पढ़िए, गारंटीड सिलेक्शन होगा। एक्चुअली 2-3 साल लोगों को अपनी गलतियां पता करने में लग जाती हैं। मुझे प्री मेंस कुछ नहीं दिखता, मुझे अपने स्टूडेंट को समझाना है तो मैं घुस जाता हूं फिर उसके अंदर। ये टॉपर्स बनाते हैं, ये 3-4 साल की मेहनत के बाद बनता है। आईएएस बनने के लिए 3-4 साल बर्बाद मत करना। इतने रिसर्च के साथ बना है कि आप कहोगे हाँ क्या क्वेश्चन है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू क्रैक यूपीएससी, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। तो मेंस का क्वेश्चन रह चुका है। टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। 1:5 मैजिक आपके लिए कितना काम कर रहा है। तो ये देखिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ये नोट्स दिए गए। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली 2 बार प्रीलिम्स में आया हुआ है। मेंस का क्वेश्चन है ये। पीवाईक्यू के सारे इसके जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बेसिस पे आप नोट्स बनाते हैं, वो सब यहां डाल दिया। आपको इसके बाद मार्केट में कुछ भी कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स पार विद आरएफआर कैसे कट ऑफ हमें निकालना है, और आज मैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हम प्रैक्टिस करके किस तरीके से आरएफआर के माध्यम से शॉर्ट प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है, हमारी मेमोरी बढ़ती है, हमारा रिटेंशन बढ़ता है, हमारा रिवीजन बढ़ता है, और इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा समय बचता है। और समय की जब मैं बात करता हूं तो हमारी सबसे बड़ी निधि यानी हमारी सबसे बड़ी जो कीमत है वो है समय। आपका गाइड हो जाऊंगा और शुरुआत करते हैं हम लोग इस एकलव्य प्रोग्राम में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सभी दोस्तों को? इस बार प्रीलिम्स पार विद आरएफआर। तो मुझे कल एक बच्चे ने बड़ा शानदार नाम दिया, मुझे बताइएगा नाम कैसा? आरएफआर वाले सर। ठीक है, आरएफआर वाले सर, यानी इस कोचिंग का जो इनोवेशन है, इनोवेशन इन एजुकेशन, उन सभी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी दोस्त? और मंडे से हम शुरू करने जा रहे हैं एकलव्य प्रीमियम, एकलव्य प्रीमियम प्लस। ध्यान रहे, यानी कि मंडे से एक ऐसा दौर शुरू होने जा रहा है जहां पर जो मैंने आपको चार्ट दिया था, हर हालत में आपका सिलेक्शन होगा। जिसको जिसको चार्ट नहीं पता तो ये सक्सेस चार्ट में दोबारा लिख रहा हूं, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जिसको नहीं पता कि यूपीएससी सक्सेस चार्ट क्या है, तो सक्सेस चार्ट मैं आपको देने जा रहा हूं। अगर आप एक दिन में इसको फॉलो कर लेते हैं तो 2026 या 2027 के लिए आपको रोकने वाला कोई नहीं है। तो जल्दी से एक चार्ट बना लेते हैं और इसको फॉलो करना शुरू करते हैं। और ये चार्ट मैंने लगभग 80-90 से ज्यादा बच्चों से बात करने के बाद जो उन्होंने प्रीलिम्स में गलतियां की हैं उसके बेसिस पे बनाया है। आप भी इसके साथ शुरू हो जाइए। अगर मैं सबसे पहले बात करूंगा तो आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, प्रीलिम्स को आप नेक्स्ट ईयर जिस साल एग्जाम देना होता है उस साल के जनवरी से शुरू करते हैं। सबसे बड़ी गलती है आपकी। जिस तरह का पेपर ट्विस्ट कर रहा है, अच्छे अच्छे बच्चे यहां धराशायी हो गए। मैंने आपको बताया था कि फ्रेशर के लिए 2 से 3% का ही चांस यहां पर मिलता है। तो यहां पर आपको उतनी अच्छी मेहनत करनी है। 2 घंटे आपको यहां डेली देने हैं, और अगर आप एकलव्य प्रोग्राम में है तो यह काम आपके लिए बहुत आसानी से हो जाएगा। 1 घंटे का टेस्ट देना और अब 1 घंटे नोट्स पढ़ाने का काम मैं करने जा रहा हूं। आपका गाइड हो जांग एसपी सर करने जा रहे हैं, जहां हम एकलव्य प्रोग्राम के साथ जुड़ने जा रहे हैं। दूसरी चीज जो है कि आपको 2 घंटे यहां देना है। मेंस के लिए आपको अभी से समय देना है। पैरेलल ये चलाना है मेंस यानी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। तो यहां पर मैंने आपको एक सीआरए मेथड बताया था। सीआरए मेथड आप लगभग 3 से 4 घंटे के लिए यूज करेंगे। राइट, सीआरए मेथड आपको मैंने 99 के बैच में इसके बारे में पढ़ाया था। इसके बाद मैंने आपको यहां पर बताया था कि आप रिवीजन के लिए, रिवीजन और आंसर राइटिंग के लिए अलग से आप टाइम देंगे, और यहां पर आप लगभग 1 आवर के आसपास इसको लेकर जाएंगे। और रिवीजन करने की नई टेक्निक मैंने आपको बता दी है, और वो कौन सी है? ओजांग का ऑडियो है, फ्री है आपके लिए। अगर आप रिवीजन को और अच्छा करना चाहते हैं, चलते फिरते, कैंटीन में, बस में, ट्रेन में आप जो है सुनना चाहते हैं, तो मुझे क्या है, ऑडियो ऐप इसके साथ जोड़ेंगे। ओजांग के ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑडियो ऐप है। और आज शाम तक मैं क्वालिटी एनसीईआरटी के भी ऑडियो अपलोड करने जा रहा हूं। कैसा लग रहा है ऑडियो ऐप? एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं कि हाँ, ये ऑडियो ऐप ने आपकी लाइफ में क्या चेंजेस किए, हमारे प्रयासों ने क्या चेंजेस किए। अभी इकोनॉमिक्स लॉन्च कर चुके हैं, ज्योग्राफी लॉन्च कर चुके हैं, हिस्ट्री लॉन्च कर चुके हैं, करंट अफेयर्स लॉन्च कर चुके हैं, और आज हम पॉलिटी भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो सारी चीजें आपके लिए यहां पर मौजूद हैं। चलिए फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि अपने सेगमेंट में अभी से अगर आप तैयारी करें तो ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर दी। ऑप्शनल कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ता है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। तो 2 आवर्स आप इसके साथ यहां पर दे सकते हैं, जहां पर सीआरए मेथड ही आप अप्लाई करेंगे। और सीसैट आप वीकेंड पे करेंगे। क्या करेंगे आप? वीकेंड पे आप सीसैट करेंगे। सैटरडे संडे में आपको जल्दी ही जो है वो कल तक मैं टॉपिक देने वाला हूं आप लोगों को। सैटरडे संडे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर इस चार्ट को आप पूरा कर लेते हैं तो आपके लिए सिलेक्शन बहुत आसानी से है। किसका किसका ये चार्ट रेडी है, किसका किसका टाइम रेडी है, जल्दी से मुझे बताइए। और इसीलिए हम एक एक चीज पर एक साथ काम कर रहे हैं। जल्दी ही मुझसे सभी ने कहा, मुझे मैसेज करके बताइए कि सर जिस तरीके से आपने एकलव्य प्रोग्राम लॉन्च किया, जिस तरीके से आप क्वेश्चन के थ्रू सिखा रहे हो और हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है, पहले मुझे बताइए बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। फिर हम आज क्वेश्चन पर आते हैं।
सबसे पहले मुझे बताइए कि जब हम क्वेश्चन के थ्रू एकलव्य में हम जा रहे हैं, आरएफआर के थ्रू कर रहे हैं, तो हमारी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है। सबसे मुझे मैसेज चाहिए, जिसको लग रहा है नहीं बढ़ रही वो लिखे नहीं बढ़ रही है, हम और प्रयास करेंगे। और जिसको दिल से लग रहा है कि जो चीज हम 4 घंटे में पढ़ते तो जांग सर उसको 1 घंटे में पढ़ा के याद करा के समझा के चले भी जा रहे हैं, हमारे नोट्स भी रेडी हो जा रहे हैं, हमारा बहुत टाइम बच रहा है, हमें कोई अलग से किताबें नहीं खरीदनी पड़ रही। कम ऑन, कीप इट अप। तो किसको किसको लग रहा है कि ये मेथड जो है वो श्योर शॉट उनकी इफिशियंसी को बढ़ा रहा है, उनका टाइम मैनेज कर रहा है, नोट्स बनाने की झंझट खत्म हो गई, 10,000 रुपए की किताबें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ गई, एक एक चीज के बने बनाए नोट्स उजांग सर दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, फॉरवर्ड मेथड में हम लेके जा रहे हैं। किसको किसको ये लग रहा है? जो लोग इसके साथ हैं, जो लोग डेली आरएफआर के क्वेश्चन करते हैं, और जिसको नहीं पता वो आज हम आरएफआर के क्वेश्चन यहाँ करेंगे और इसको समझेंगे। तो कई स्टूडेंट ने कहा कि सर मेंस का भी एक आरएफआर होना चाहिए। आप लोग मैसेज बहुत धीरे करते हैं कि सर मेंस को अगर आप आरएफआर मेथड में पढ़ा दें, यानी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ा दें, जैसा कि मैं इस समय किस में कर रहा हूं, ज्योग्राफी ऑप्शनल में कर रहा हूं। ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोई स्टूडेंट है यहां पर? ये बताओ, जो हम क्वेश्चन आंसर मेथड में ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहे हैं उससे हमारा क्या फायदा हो रहा है? हमारा 2 काम एक साथ। देखो, टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। अगर आप टाइम को मैनेज कर लेंगे, सिलेक्शन आपका बहुत आसान होगा। ज्यादातर टाइम इस मैनेजमेंट की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। तो ज्योग्राफी ऑप्शन में कैसा चल रहा है? डेली हम एक टॉपिक के 5 से 6, मैंने 1:5 रेशियो बताया था। तो ज्योग्राफी ऑप्शन के यहाँ जितने स्टूडेंट है मुझे कमेंट करके बताएं 1:5 मैजिक आपके लिए कितना काम कर रहा है। क्या मेंस प्रोग्राम में आरएफआर के माध्यम से चारों पेपर पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं? मुझे आप बताएं। नाउ लेट्स स्टार्ट। शॉर्ट प्रीलिम्स के लिए हम तैयार हो जाते हैं। ज्योति लिख रही है बहुत हेल्पफुल है, ऑप्शनल का 1:5 मैजिक, रिवीजन इजी हो गया है, थैंक यू सो मच। ऋतु भी लिख रही है 1:5 मैजिक, अमेजिंग सर, वंडरफुल प्लस ऑसम। अरे बाप रे बाप, क्या लिखा है इन्होंने, 1:5 मैजिक। 1:5 मैजिक हम यूज कर रहे हैं इस समय ज्योग्राफी ऑप्शनल में। मेरे मेथड में एक ही टॉपिक के 5 अलग अलग डायमेंशन के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट एक साथ, आंसर राइटिंग भी हो रही है, रिवीजन भी हो रहा है और सिलेबस भी पूरा हो रहा है। और एक टॉपिक से कितने डायमेंशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हमने इसके अंदर डाला हुआ है। सो बी रेडी। चलिए आरएफआर के लिए तैयार हो जाइए। छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना, मैंने इसके 2-3 सैंपल क्वेश्चन कराए थे आज, लेकिन पूरा मैं कराने जा रहा हूं। निम्नलिखित में कौन सी परिघटना मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंध को सबसे उपयुक्त दर्शाती है? यानी ह्यूमन और नेचर का जो रिलेशनशिप है ये कितने पार्ट में होता है ये समझना बहुत जरूरी। तो आरएफआर में हम R1 कर रहे हैं, फिर हम इसके फॉरवर्ड मेथड को समझेंगे, फिर हम R2 करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे उपयुक्त दर्शाती है ABCD, नदी में मछलियों का होना, शहरों में वायु प्रदूषण का बढ़ना, जंगलों में वर्षा का होना, रेगिस्तान में ऊंट का रहना। कम ऑन, कीप इट अप फास्टर। एक दूसरे का आंसर कॉपी नहीं करना है, अपने दिल से जो आवाज आ रही है उसके बारे में बात करना है। कम ऑन फास्ट। द आंसर इज बी। किसका किसका बी सही है? वेरी नाइस। शहरों में वायु प्रदूषण मानव गतिविधियों का परिणाम है, यानी आज जो है इसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस। क्या बोलते हैं? इसके नोट्स में लिखते जाओ। जब टीचर पढ़ाता है तो वो कुछ एक्स्ट्रा जोड़ता है, ठीक है, वो कुछ नई चीज बताता है। तो मानव पर्यावरण संबंध जो है वो 4 चरणों से होकर गुजरता है, 4 स्टेजेस। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप, 4 स्टेजेस, जिसमें जो चौथा रिलेशनशिप है जिसमें इस समय हम प्रकृति के साथ, उसको बोलते हैं एनिमी लाइक रिलेशनशिप, यानी शत्रुतापूर्ण व्यवहार। इसको बोलते हैं एनिमी लाइक रिलेशनशिप। एनिमी लाइक, शत्रु की तरह व्यवहार कर रहे हैं, यानी हम सब कुछ नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक हवा को प्रभावित करता है। इस प्रकार पारस्परिक संबंध स्पष्ट होता है, राइट, पारस्परिक संबंध स्पष्ट होता है। मानव प्रेरित यानी ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेटिक चेंज, इसको एंथ्रोपोजेनिक चेंज कहते हैं। ये मेंस का क्वेश्चन रह चुका है, ठीक है। तो ये आप यहां से समझेंगे, इस तरह से आप पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं मानव प्रेरित, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेटिक चेंजेस, तो इसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस, और ये मेंस का क्वेश्चन रह चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब मानव ने कृषि करना और जानवरों को पालना शुरू किया तो ये किसका प्रारंभिक संकेत था? यानी जो एनिमल हस्बेंड्री शुरू की और एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर शुरू किया, तो ये किसका इनिशियल जो है वो संकेत था? वनों की कटाई का, प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति का, मानव पर्यावरण के निर्माण का, या डी जलवायु परिवर्तन का, यानी क्लाइमेटिक चेंजेस का? क्या था ये? द आंसर इज सी। किसका किसका सही है? सी। आंसर इज सी। कृषि और पशुपालन से मानव ने पर्यावरण को अपनी आवश्यकता के अनुसार ढालना शुरू किया, यानी कि डोमिनेंस इसने क्रिएट कर दी। तो जब हम स्टेज 1 में होते हैं मानव पर्यावरण संबंध में, तो हम एज अ कंपोनेंट होते हैं, जैसे सारे जानवर वैसे हम भी जानवर, ठीक है, उसी तरह से हम शिकार कर रहे हैं, उसी तरह से गैदरिंग कर रहे हैं। लेकिन जब हमने दूसरी जानवरों के ऊपर अपना कब्जा शुरू किया, एग्रीकल्चर, वनों की कटाई शुरू की, तो अब क्या होगा? ये स्टेज 2 में चला गया है। स्टेज 2,
मानव पर्यावरण के आरंभ की नींव रखता है। इसमें बस्तियों, स्थायित्व और सेटलमेंट यहां पर शुरू होता है। संसाधन उपयोग की शुरुआत होती है। सेटलमेंट जब होगा तो सेटलमेंट से आबादी बढ़ेगी, आबादी जब बढ़ेगी, जनसंख्या उसकी बढ़ेगी, तो फिर क्या होगा, वो सुरक्षा की तरफ जाएगा और धीरे धीरे अदर स्पेसीज पे वो अपना डोमिनेंस, अपनी पावर को स्टैब्लिश कर लेगा। यहां से मानव पर्यावरण संबंध बदलने शुरू हो जाते हैं। तो अब मैं जब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ज्यादा समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताइए, ज्यादा समझ में आ रहा है? गुड। तो एकलव्य प्रोग्राम का जो प्रीमियम है उसका पर्पस यही है। तो एकलव्य में मैंने पहले क्या दिया, 75 डेज चैलेंज में मैंने वहां पर दिया 10,000 क्वेश्चन, फिर उनके नोट्स दिए, सारे स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स हैं, कंपोजिट नोट्स हैं, रिवर्स नोट्स हैं। लेकिन अब क्या होने जा रहा है, अब जो है उसमें होने जा रहा है कि अब मैं उन नोट्स को पढ़ाने भी जा रहा हूं। इससे क्या होगा, वैल्यू एडिशन होगा। दूसरा, आपका जो फोकस है वो कई गुना बढ़ जाएगा। और क्या होगा, आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी। और सबसे मजेदार बात है कि आपका जो मेमोरी वो बढ़ेगी। ये देख रहे हैं बंडल, ये इस एकलव्य प्रोग्राम का फेज 2 का नोट्स है। दीज आर द स्टडी मटेरियल, ये आप देख रहे होंगे, ये है स्टडी मटेरियल। ठीक है, ये फेज 2 है, फेज 1 नहीं। फेज 1 तो सभी बुक्स के नोट्स हैं, ये कंपोजिट नोट्स हैं। जैसे ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो ये देखिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ये नोट्स दिए गए, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स हैं। यानी आप, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओरिजिन एंड डिफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली 2 बार प्रीलिम्स में आया हुआ है, मेंस का क्वेश्चन है ये। तो ये जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो नोट्स कैसे, एकलव्य प्रोग्राम के नोट्स हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। और आंसर क्या है, आंसर बहुत प्रिसाइज दिया हुआ है, बहुत छोटे छोटे आंसर दिए हुए हैं, पुट टू द पॉइंट, बोल्ड करके दे दिया गया। बोल्ड का मतलब ये किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इसमें वर्ड है लोगोस, तो लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो ये साइंटिफिक स्टडी है, क्या है, एनवायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप को हम लोग यहां पर इसके नाम से जानते हैं। ठीक है, किसने दिया, तो ये सारी चीजें, तो ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ये सारे नोट्स हैं। ये रिवर्स नोट्स हैं, ये नोट्स बुक से नहीं बनाए गए हैं। बुक्स के नोट्स स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में क्या है, इसमें हमने क्वेश्चन पहले बनाए, कंपोजिट क्वेश्चंस, क्वेश्चन के जो है रिवर्स नोट्स है। अभी शायद आपको रिवर्स नोट्स बनाना नहीं आता होगा, लेकिन एकलव्य प्रोग्राम के अंदर आपको ये नोट्स पूरे के पूरे मिलेंगे। एकलव्य के अंदर ये सारे मिलेंगे। यानी आप जिस चीज को 3-4 साल में सीखते हैं, यानी पहले आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आप रिवर्स नोट्स बनाते हैं, पीवाईक्यू के सारे इसके जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बेसिस पे आप नोट्स बनाते हैं, वो सब यहां डाल दिया। आपको इसके बाद मार्केट में कुछ भी कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इस चीज को पढ़ाने के लिए मैं आ रहा हूं। तो इसके नोट्स की सबसे खास बात है, ये मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया है, इजी टू लर्न, पढ़ा, दिमाग में स्ट्राइक किया और हो गया। यानी आपको क्या लग रहा है, इससे मेंस के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, अगर यहां पर आपका एक क्वेश्चन है, यहां पर मान लीजिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, व्हाट इज होम्योस्टैसिस इन इकोसिस्टम एंड हु आर टर्शरी कंज्यूमर्स। क्वेश्चन यहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है कि निम्नलिखित में से होम्योस्टैसिस क्या है और ये तृतीयक उपभोक्ता को कैसे प्रभावित करता है। तो ये क्वेश्चन तो मेंस का ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेंस का ही है। व्हाट डिफाइंस अ बायोम, बायोम को क्या परिभाषित करता है, पूरा देखिए लंबा चौड़ा यहां पर आंसर दिया हुआ है। तो ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरा का पूरा यहां पर दिया गया है, पूरा इतने नोट्स। ये अभी फेज 2 है, फेज 1 के नोट्स इतने ही मोटे हैं। तो ये जब पढ़ेंगे तो क्या लग रहा है, आपका यूपीएससी का कोई टॉपिक रुकेगा? क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने कहा आपके सारे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन बस हम उसको कंज्यूम नहीं कर पाए इस नोट्स को, इसीलिए हमने शुरू किया एकलव्य, राइट। और एक दिन में कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, 99 रुपए की एक क्लास है। उस क्लास ने मुझे जो फीडबैक दिया है कि सर ऑसम रहा है, सारा सरदर्द आपने खत्म कर दिया। एक दिन में कितना टॉपिक पढ़ना है, सीआरटी से क्या पढ़ना है, मेन से कितना पढ़ना है, तो डेफिनेटली आपको इससे बहुत फायदा होगा। तो नोट्स जो है ये पूरी तरह से साइनॉप्सिस है, दीज आर द साइनॉप्सिस, ये टॉपर्स बनाते हैं, ये 3-4 साल की मेहनत के बाद बनता है। तो ये सब कुछ एकलव्य प्रोग्राम के साथ इनबिल्ट है। अब क्या चाहिए, बस अब आपको क्या करना है, टूट पड़ना है, जितना बता रहा हूं उसको करना है, आराम से आईएएस बनना है। आईएएस बनने के लिए भाई एक बात कह के जा रहा हूं, आईएएस बनने के लिए 3-4 साल बर्बाद मत करना। अंदर जाओ यार, अंदर बहुत काम है। देश बिल्कुल चुनौतियों से घिरा पड़ा है, पूरी दुनिया इस समय गिद्ध की नजर से भारत को बर्बाद करने के पीछे लगी पड़ी है। एक क्षय और मात का जाल फैला हुआ है, इधर शी जिनपिंग, उधर जो है जो अमेरिका, उधर जो है नाटो, उधर रशिया, उधर ईरान, उधर इजराइल,
पूरी दुनिया में जो है वो तामझाम फैल चुका है। ऐसे में भारत को बेहतरीन ऑफिसर चाहिए जो देश के अंदर की प्रगति को भी मेंटेन करे, दुश्मन अंदर भी आकर बैठे हुए हैं, और भारत का रिप्रेजेंटेशन पूरी विश्व में करे। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? हाँ या ना? पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत का नाम चमकाओगे? यस या नो? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जैसे मैंने बताया, यहां पे देखिए डायरेक्टली यहां पे, ठीक है, तो देखिए सीधे यहां पर आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। और लेवल 2 के नोट्स जिसने रट लिए ना, जिसने लेवल 2 के नोट्स रख लिए एकलव्य प्रोग्राम के, उसका सिंगल कोई क्वेश्चन, मतलब इतना रिसर्च के साथ ये बना, इतने रिसर्च के साथ बना है कि आप कहोगे हाँ क्या क्वेश्चन है, क्या टॉपिक दिए गए हैं, क्या शानदार नोट्स हैं ये, कितनी किताबों के अर्क हैं, कई कई किताबें। मतलब इसमें आप देखो कि अगर हम एक सब्जेक्ट तैयार करें, 5-5 6-6 किताबों का निचोड़ लिया है, उनसे क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन से नोट्स बनाए हैं। इतना लंबा प्रोसेस हमने फॉलो किया एकलव्य में। सो दिस इज द बेस्ट वे टू क्रैक यूपीएससी, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। पास्की तंत्र इकोसिस्टम के लिए कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? इकोसिस्टम के लिए केवल पौधों और जानवरों का समूह होता है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के। स्थिर और अपरिवर्तनीय होता है, यानी कि ये जो है फिक्स है, और नॉन चेंजेबल है। जीवों और उनके भौतिक परिवेश, यानी कि जो क्या नाम है, ऑर्गेनिज्म है, और अभी जैसे मैंने बताया, और उसके फिजिकल एनवायरमेंट के बीच में एक जटिल जाल है। ये केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं से निर्मित होता है, यानी कि नेचुरल प्रोसेस से डिफाइन होता है। क्या होगा आंसर? जल्दी से फटाफट। तो आंसर इज सी। जिसका जिसका सही है थम्स अप करके भेजे। वेरी नाइस। ये पास्की तंत्र जैव और अजैव, यानी बायोटिक, अभी जिसके बारे में बात कर रहा था, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट का जाल होता है। ठीक है, बायोटिक, ठीक है, इसका एक जाल होता है। ये ऊर्जा और पोषक तत्वों, यानी कि एनर्जी और जो मैटर है उसका प्रवाह होता है। एनर्जी कन्वर्ट इनटू द मैटर एंड मैटर कन्वर्ट इनटू एनर्जी, ये चलता रहता है। ठीक है, इसी से क्या एस्टैब्लिश होता है? होम्योस्टैसिस एस्टैब्लिश होता है। ये परिवर्तनशील है, यानी कि लगातार चेंज होता है, इसकी एंट्रोपी चेंज होती रहती है। संतुलन आधारित है, यानी होम्योस्टैसिस बेस है। तो मेरे साथ जिसने भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी फिजिकल ज्योग्राफी हमेशा जो उसका तंबू 3 बंबू पे टिका है, एनर्जी, मैटर, होम्योस्टेसिस, इसी 3 में सब कुछ मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कम ऑन फास्ट। वायुमंडल का मुख्य कार्य क्या है? यानी कि एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मुख्य कार्य क्या है? वर्षा कराना, यानी कि रेन कराना, वायु का संचार करना, एयर मूवमेंट करना, जीवों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाना, यानी कि जो सूर्य की हानिकारक किरणें उससे बचाना है, और पृथ्वी पर तापमान को बढ़ाना है, यानी कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करके टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, ताकि लाइफ मेंटेन रहे, नहीं तो माइनस में टेम्परेचर हो जाएगा। तो क्या है वायुमंडल का मेन वर्क? जल्दी बताइए, फोर्थ का मुझे आंसर दीजिए, कम ऑन फास्ट। द आंसर इज सी। आंसर इज सी। जिसका जिसका सी सही है, बधाई है उनको, बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो लोग। वायुमंडल सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करता है, राइट। इसको जो है बहुत से लोग गलत कर रहे होंगे, हानिकारक यूवी किरणों से रक्षा करता है। तो अल्ट्रा, अगर ये नहीं होगा तो लाइफ ही नहीं होगी। सबसे प्राइमरी वर्क है, सारे काम है, वर्षा कराना भी है, हवा को चलाना भी है, लेकिन प्राइमरी वर्क जो वर्षा और हवा होती है वो ट्रोपोस्फियर में होती है। यही टीचर का होना बहुत जरूरी होता है, ट्रोपोस्फियर में होती है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो वहां पर वो ट्रोपोस्फियर के साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो क्षोभ मंडल में होता है, लेकिन वायुमंडल इसके अतिरिक्त भी है, समताप मंडल भी है, मध्य मंडल भी है, मेसोस्फीयर भी है। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर को बनाए रखना है। विभिन्न गैसें होती हैं, जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। तो अगर ये ओजोन लेयर, इसको ओजोन लेयर बोलते हैं, O3, तो अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो हम जो है कभी भी पानी से निकलकर स्थल पर नहीं आ पाते, हम एम्फीबियन के रूप में नहीं डेवलप हो पाते, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो क्या करती है, उन टिश्यूज को डैमेज कर देती है हमेशा के लिए। सो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपने एनसीईआरटी पढ़ी और एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, तो भाई यहां पर आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड। फिफ्थ क्वेश्चन है, मानव निर्मित पर्यावरण का, यानी ह्यूमन इंड्यूस्ड एनवायरनमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, का सबसे जटिल और गतिशील घटक कौन सा है? सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे डायनामिक जो कंपोनेंट है वो कौन सा है? ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। मानव निर्मित, तो 3 तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट, मानव निर्मित एनवायरनमेंट, और मानव का एनवायरनमेंट, इसे हम लोग बोलते हैं ऑफ ह्यूमन। तो कौन सा होगा? यानी कि जो आर्किटेक्चर है, सड़कें हैं, तकनीकी क्रांति है, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। तो इन चारों में से कौन सा सबसे डायनामिक, सबसे तेज चलने वाला और सबसे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है जो मानव ने निर्मित किया है? आंसर इज डी। तो जिसका जिसका आंसर सही है उन सभी को बधाई। आंसर इज डी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तंत्र सबसे जटिल और लगातार बदलने वाला घटक है, राइट।
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तंत्र सबसे जटिल और लगातार बदलने वाला घटक ये मानव व्यवहार, संस्कृति और नीति को प्रभावित करता है। सो मैंने बताया था 3 तरह का एनवायरमेंट होता है। ठीक है, 3 तरह का एनवायरमेंट होता है जिसको हम लोग नेचुरल एनवायरमेंट, ऑफ ह्यूमन, बाई ह्यूमन। ठीक है, ये 3 तरह के एनवायरमेंट के साथ काम करता है। ठीक है, इमारतें, सड़कें स्थिर होती है लेकिन मानव का व्यवहार बदलता रहता है। कभी दोस्त है, जैसे अमेरिका और ईरान कभी दोस्त हुआ करते थे जब शाह का शासन था। आज अमेरिका और ईरान कट्टर दुश्मन है, व्यवहार बदलता रहेगा। कभी लगता था कि भारत अमेरिका दोस्त हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो एक दूसरे के साथ अजीबोगरीब व्यवहार कर रहे हैं। शाबाश। तो हमें ध्यान से इन चीजों को समझना है। अब आप सोचिए कि आप 6 क्लास की एनसीईआरटी को भी आप ध्यान से नहीं कर पा रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी। एनी हाउ, लेकिन पढ़ना, मैं बार बार यही स्टैब्लिश कर रहा हूं, इसीलिए मुझे कहा जा रहा है आरएफआर वाले सर, एक नया इनोवेशन है आरएफआर, रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स मेथड। क्वेश्चन के थ्रू पढ़िए, गारंटीड सिलेक्शन होगा। आपको लगता होगा ये सबसे कठिन एग्जाम है, बहुत हंसते गाते जाएंगे। एक्चुअली 2-3 साल लोगों को अपनी गलतियां पता करने में लग जाती हैं कि यार हम जो पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी से जो पढ़कर आए थे, वो हमारा यहाँ काम नहीं आने वाला, कंपटीशन है। और हम इनोवेशन इन एजुकेशन इसीलिए जाने जाते हैं कि हम पहली बार ही बता दे रहे, देखो भैया ऐसे कर लो। अब क्या होगा, कई लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जो चेंजेबल माइंडसेट है, जिनके अंदर लगन है, वो अपने आप को बदल ले जाएंगे। और बदलाव जरूरी क्यों है? क्योंकि आप एजेंट ऑफ चेंज बनने जा रहे हो, आप समाज को बदलोगे। तो जो खुद को नहीं बदल सकता वो समाज को क्या खाक बदलेगा? यानी हमें क्या फायदा मिल रहा है? हमें फायदा मिल रहा है कि भाई ये स्टूडेंट इस योग्य ही नहीं है, जो इस एकलव्य प्रोग्राम, इस आरएफआर की कीमत को नहीं समझ पा रहा है। इसका मतलब ये बदलाव के लिए तैयार नहीं है, तो ये आगे जाएगा भी नहीं, ये समाज को भी नहीं बदल पाएगा, अच्छा ऑफिसर कभी बन ही नहीं सकता। शाम को मैं एक नई सीरीज शुरू किया यूट्यूब पे, इसी चैनल पे। पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जिलाधिकारी की सीरीज शुरू की। अब जिलाधिकारी की सीरीज में मैं क्या कर रहा हूं, कल आपने देखा जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे उत्तर प्रदेश के, उनकी एक कहानी थी। कल कितने वो संकट में फंस गए जब वो पहली बार पोस्ट होकर गए डीएम के पोस्ट पे, क्या संकट उन्होंने जो है झेला। अगर नहीं है सुना तो वो कल कहानी सुनना। कल कितने टेस्ट आए उस कहानी में, कितने क्वेश्चन उन्होंने क्वेश्चन पूछे कि यार ऐसा नहीं ऐसा हो सकता था। तो आपके सामने वो चैलेंज आएगा, आपके सामने वो चैलेंज आएगा, आप देखना उसको, मजा आने वाला है उसमें। अभी उनकी बहुत ढेर सारी केस स्टडी सिखाऊंगा, तो उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने बदलाव, कितने रिस्क आपको लेने पड़ेंगे। तो जब अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं हो तो समाज को आप नहीं बदल पाओगे। राइट, बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने वो सीरीज नहीं देखी, वो सीरीज जाके देखे, जो कल मैं लाइव क्लास में कहानियां सुना रहा था आलोक रंजन की। तो हम ये इनोवेशन कर रहे हैं, हमसे पढ़ा नहीं रहे आपको, हमने क्वेश्चन करा दिया, हम रेगुलर क्लास करा रहे हैं, 0 to हीरो बैच लेके चल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम समय देते हैं कि आपके अंदर वो रियल, जो आप लोग सोच रहे हैं कि फैंटेसी की दुनिया है। रील्स देखता हूं तो मैं देखता हूं उसमें गाड़ियां चल रही हैं, काफिला उतर रहा है, बढ़िया धमाकेदार म्यूजिक चल रहा है। ये नहीं है आईएएस, इसी चक्कर में मारा जाता है स्टूडेंट बेचारा। आईएएस जो रियल है वो कल आपको इन कहानियों से पता चला होगा। वो व्यक्ति जिसने उत्तर प्रदेश में सर्व किया है, सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेट में सर्व किया, सबसे ज्यादा आबादी, 25 करोड़ की आबादी वाले स्टेट में जिसने अपना जीवन बिताया है, जिसका चीफ सेक्रेटरी रहा है, वो जिनकी लिखी किताबें धूम मचाती हैं प्रशासन में। तो भाई साहब समझिए उस सीरीज को, अपने अंदर लेकर आइए उसको। चलिए, किस प्रक्रिया के कारण पारिस्थितिकी संतुलन सबसे अधिक प्रभावित होता है? इकोलॉजिकल बैलेंस किस प्रोसेस से सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है? जल्दी से, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, मानसूनी वर्षा यानी मानसूनी रेन, या जानवरों का प्रवासन यानी कि एनिमल माइग्रेशन। निम्नलिखित में से 4 कौन सा सबसे बड़ा कारण है? आंसर से पहले ध्यान रखिए, एकलव्य प्रोग्राम मंडे से मैं शुरू कर रहा हूं, एक रेवोल्यूशन है। अब जिसको ये समझ में आ गया कि पढ़ना और क्वेश्चन करने के बीच में जबरदस्त अंतर और सिलेक्शन के लिए हमें जाना है, तो एकलव्य, एकलव्य प्रीमियम प्लस, जो लोग नहीं जुड़े आज जुड़ जाएं। कल संडे है, काउंसलर छुट्टी पे रहेंगे, फिर मंडे को आप कहेंगे साहब हमारा जो है ये हो गया वो हो गया। बी द पार्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशन, इस रिवोल्यूशन का पार्ट बनिए। राइट, तो जैसे क्लास शुरू होगी उसके बाद मैं ये फीस बढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो आज जुड़ जाएं, ये फीस पक्का बढ़ेगी, क्योंकि इतना बंडल पढ़ाना कोई आसान काम नहीं। और मेरी तो आदत जानते ही हो, मुझे प्री मेंस कुछ नहीं दिखता, मुझे अपने स्टूडेंट को समझाना है तो मैं घुस जाता हूं, फिर उसके अंदर फिर भूल जाऊंगा कि मैं प्री पढ़ा रहा हूं। भैया मेंस भी पढ़ लो। तो ये फायदे का सौदा, विन विन सौदा। जो हमारे 75 डेज चैलेंज के बच्चे थे वो भी टॉप अप करा सकते हैं, उनको ये वाला पेमेंट नहीं करना, उनको केवल ये वाला पेमेंट करना है। कई लोग कल कंफ्यूजन में थे, हमने फोन कराया। आप एक बार आ चुके हैं, अब जब तक आप सेलेक्ट नहीं होंगे आप मेरे साथ रहिए,
ये आप ही की वजह से मैंने ये कोर्स शुरू किया, इतना अपने ऊपर बर्डन लिया है। आप ही ने कहा कि सर ये इतने नोट्स बहुत शानदार थे सर, लेकिन इतने नोट्स हम पढ़ के याद नहीं कर पाए सर। सेकंड फेज के नोट्स हम पूरी पढ़ ही नहीं पाए, इसमें से इतने क्वेश्चन फंसे कि क्या बताएं। बोले सर ये पूरा हम याद नहीं कर पाए, हम सिर्फ एक रीडिंग कर पाए और एग्जाम में कंफ्यूज हो गए क्योंकि वहां बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन इस बार आया, बहुत टफ कॉम्बिनेशन आया। तो मैंने कहा नहीं भाई, सिलेक्शन तो कराना है, क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट आएगा, बस अपने बच्चों को लेकर आगे बढ़ जाना है। तो जुड़ गए हम भी। हम तो दीवानगी की हद तक हैं, तुम्हारे अंदर थोड़ी दीवानगी हो तो अपना लो हमसे। तनु पूछ रही कि एक दिन में आप इतना कैसे कर लेते, बस वही वर्ड है, दीवानगी। जिंदगी में एक लाइन बोलकर जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। जिंदगी में जिंदगी का मजा दो ही लोग लेते हैं, जो है उसमें बच्चों की तरह खुश हो जाओ, जो पाना चाहते हो उसके लिए पागल हो जाओ। तो बच्चे और पागल, जिंदगी का मजा सिर्फ दो ही लोग लेते हैं, या तो बच्चे या पागल। बच्चे के सामने खिलौना डाल दो, उसको लगता है संसार यही है। तो जो है उसमें खुश हो जाओ, जिस परिस्थिति में हो खुश हो जाओ, मस्त रहो। अरे वाह, आज मुझे ईश्वर ने यह अच्छा दिन दिया है, जिंदा तो हूं, खाने को तो है, सर पे छत तो है। यूपीएससी की कठिन चुनौती झेलने का कितने बच्चे ऐसे होंगे जो कूड़ा बीन रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, लेकिन उनको यूपीएससी जैसी तैयारी करने का मौका नहीं मिला। तो जिंदगी में जो है खुश हो जाओ, रो नहीं। अरे है यार, मस्त है। क्या है डेफिनेशन सफलता की? और जो पाना चाहते हो उसके लिए पागल हो जाओ। तो पागल को कुछ होश नहीं रहता है, वो कहां है, क्या कर रहा है, वो उसी काम को करता रहेगा, उसको दीन दुनिया में क्या हो रहा कुछ नहीं पता, वो पागल हो जाओ। तो जो है बच्चे की तरह खुश हो जाओ, जो पाना चाहते हो उसके लिए पागल हो जाओ। जिंदगी तुम्हारी है, मजा आने वाला। ये आध्यात्म का सबसे बड़ा सूत्र है, यही आध्यात्म है, यही आध्यात्म है कि ईश्वर के सम्मुख जाओ, खुदा के सम्मुख जाओ तो बच्चे की तरह जाओ। हर समय उससे कुछ मांगो नहीं। जैसे बच्चा अपने पिता की गोद में वात्सल्य से खेलता है, वैसे खेलो। धन्यवाद आपने मुझे जो दिया। इन चुनौतियों को भी ईश्वर की गोद मानो। और जब अपने लक्ष्य पे लगो कि मुझे कर्म करने के लिए भेजा, तो पागल हो जाओ, मैंने कहा दुनिया में मेरे काम को छोड़कर कुछ है ही नहीं है। तो आंसर है बी। किसका किसका आंसर सही है? छठे का। वनों की कटाई से पास की संतुलन, जैव विविधता और जलवायु पर असर पड़ता है। वन काट दोगे तो जानवरों का हैबिटेट खत्म हो जाएगा। हैबिटेट लॉस, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। हैबिटेट लॉस, ये जानवरों के खत्म होने का, एंडेंजर होने का सबसे बड़ा रीजन है। राइट। ये पारस्की तंत्र के ऊर्जा चक्र को प्रभावित करता है। ये पारस्की तंत्र के ऊर्जा चक्र को प्रभावित करता है, यानी कि जो एनर्जी साइकिल है उसको डिस्टर्ब करता है। मानव जनित सबसे हानिकारक गतिविधियों में से एक है। मानव जनित सबसे हानिकारक, यानी मानव जो ये वनों की कटाई कर रहा है, अपने मकान बना रहा है, अपने जो है सड़कें बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है। अभी आपने तेलंगाना का केस देखा, महाराष्ट्र का केस देखा, तो यहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव मंडल में जीवन की उपस्थिति किस कारण संभव होती है? जीव मंडल यानी बायोस्फीयर, क्या बोलते हैं इसको? बायो, बायो मींस लाइफ। बायोस्फीयर में जीवन की उपस्थिति, लाइफ जो है वहां पर प्रिवेल कर रही है, किस कारण संभव होती है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण यानी कि जो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वायुमंडल की मोटाई, थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर, जलवायु और भूमि के परस्पर क्रियाशील क्षेत्र में संतुलन, यानी कि वाटर, एयर और लैंड यानी लिथोस के जो है वो परस्पर इंटरेक्शन की वजह से, पर्वतीय भूआकृति यानी कि जो है ओरोजेनिक लैंडफॉर्म्स की वजह से, किसकी वजह से जीवमंडल में जीवन की उपस्थिति संभव हुई है? कम ऑन फास्टर, वेरी नाइस। द सेवेंथ आंसर इज सी। किसका किसका सही हुआ जल्दी बताओ? सी। नाउ जलवायु और भूमि के सामंजस्य से, यानी तीनों, लैंड, वाटर, इसको हम लोग जो है वाटर साइकिल भी कहते हैं, ये जैव मंडल का आधार है, बायोस्फीयर का जो है आधार है, और ये इसके बैलेंस पे काम करता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए संयोजन का अनिवार्य है। तो मैंने आपको बताया था कि चार आयाम होते हैं। क्या होता है? लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। ये चारों के इंटरेक्शन से ही लाइफ क्या करती है? रन करती है। शाबाश, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलमंडल के महत्व को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है? कौन सा? जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर ये केवल वर्षा का स्रोत है, केवल मनुष्यों को पेयजल देता है, ये पारस्की तंत्र को ऊर्जा और जीवन प्रदान करता है, यह समुद्र और नदियों का भंडारण स्थान है, यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम को एनर्जी और जो है लाइफ देता है। समुद्र और नदियों का भंडारण यानी कि जो वाटर है वो ओशियन और रिवर्स का एक्यूमुलेशन सेगमेंट है। चार में से क्या सही है जल्दी बताइए, फास्ट। आंसर इज सी, वेरी नाइस। जलमंडल ऊर्जा और पोषक तत्वों के प्रवाह में सहायक होता है। राइट। एनर्जी और मैटर के मूवमेंट से, मैंने हमेशा कहा एनर्जी और मैटर के मूवमेंट से ही ये पूरी लाइफ चलती है।
ये जीवों के जल चक्र का आधार है। सारे रिसोर्सेज यहां से निकल कर आते हैं हाइड्रोस्फीयर से। अब मेरा एक क्वेश्चन है, जब हाइड्रोस्फीयर को फ्रीज किया जाता है तो उसका नाम क्या है, यानी कि फ्रोजन फॉर्म ऑफ जो ग्लेशियर्स है उसका नाम क्या होता है? जल्दी से आंसर दीजिए। प्राकृतिक पर्यावरण और मानव पर्यावरण में मूलभूत अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट? द आंसर इज सी। ठीक है, प्राकृतिक स्वतः उत्पन्न होता है जैसे जंगल, नदी, पर्वत, मानव इसको अपने हिसाब से बनाता है। ठीक है, ये एक प्राकृतिक और कृत्रिम का यानी कि आर्टिफिशियल और नेचुरल के बीच का ये अंतर है। शाबाश, जिसका इसका जवाब सी है, सही है, वेरी नाइस, कीप इट अप, बहुत बढ़िया। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कौन सा कथन उपयुक्त है, यानी इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए कौन सा जो है वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है और उम्मीद है कि आप लोगों ने ये किए होंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। उससे पहले शॉर्टेस्ट टाइम में अगर आप पढ़ना चाहते हैं 998 रुपए में आपको मिलने जा रहा है एनसीईआरटी का बैच, और ये पूरी बुक वहां पर क्विक एनसीईआरटी की हिंदी और इंग्लिश में आपको मिलने जा रही है। 1 जुलाई से जो लोग एनसीईआरटी के साथ नहीं जुड़े वो एनसीईआरटी के साथ जुड़ जाएं, और एनसीईआरटी की ऑडियो सुन रहे हैं आप लोग, ऑडियो बुक फ्री है ओजांग ऐप पर, वो आपको यहां सुननी चाहिए। सो आंसर इज, दैट इज 10th का आंसर बी है, शाबाश। तो यहां पे क्या है, यहां हम फॉरवर्ड मेथड में पढ़ेंगे। संतुलित परिस्थिति में ऊर्जा का प्रवाह और इसका संतुलन रहता है। सभी जीव जंतु, पौधे और अजैव घटक परस्पर संतुलन में होते हैं, सिर्फ मनुष्य आके उसको बिगाड़ता है। ठीक है, इसको होम्योस्टैसिस कहते हैं, और ये दीर्घकालिक जीवन समर्थन के लिए बहुत आवश्यक है, यानी लॉन्ग टाइप जो है वो बैलेंस के लिए बहुत ही जरूरी है। सो जल्दी से मुझे बताइए किसका किसका कितना आंसर सही है, यानी कि आप यहां पर 10 में कितने मार्क्स आपके आए हैं? ठीक है, 10 में कितने मार्क्स है? 10/9, 10/8, 10/7, जो भी आपके मार्क्स है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। कम ऑन, कीप इट अप। फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी शाद की शायरी सुनाता हूं, राइट, बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं। जल्दी से मुझे पहले कमेंट करके बताइए कितने मार्क्स आए हैं। रितु 10/10, आज तो कमाल कर दिया। सपना मौर्य 10/10, लग रहा है कि सब ज्योग्राफी के मेरे स्टूडेंट लग रहे हैं, इसमें धनाधन काम किया है। किरण 10/10, तनु 9/10, जो गलत हुआ उसको स्टार मार्क करके रखना है। विकास 5/10, शाबाश बेटे। ज्योति राय 9/10, बहुत बढ़िया। कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया? संध्या 9/10, बहुत बढ़िया। दुर्गेश 9/10, वेरी नाइस। अंजलि 7/10, जो 7 क्वेश्चन ठीक हुए, ठीक है। ज्ञान देवी 9, कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया? प्रवीण 10/9, यानी कि एक क्वेश्चन गलत हुआ, बहुत बढ़िया। पूजा 10/10, वेरी गुड। अनुराग बहुत बढ़िया, 9/10। सोनम लिख रही है कि सर 10/9, एक क्वेश्चन मिस हो गया। ओके, कोई बात नहीं है। अर्चना भाटी, यूट्यूब पे तो डेली क्लास होती है, कल भी हुई, परसों भी हुई थी, जाके पुरानी क्लास भी देख लो। ठीक है, डेली होती है। क्वेश्चन नंबर 2 गलत हो गया, ओके, कोई बात नहीं। अबे सर, आपके ही चेले हैं, आपके जैसा कोई मार्गदर्शन नहीं करता है, थैंक यू सो मच। दिव्या 8/10, कौन से 2 क्वेश्चन गलत हुए? मैसेज करो फटाफट। तो दोस्तों ये बात तो तय हो गई कि अगर मैं यहां खड़े होकर आरएफआर पढ़ा दूंगा तो अब वो प्रीलिम्स निकल जाएगा। कितने लोग मानते हैं हाँ सर निकल जाएगा? लिख दो एक बार, सर प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो जल्दी से एकलव्य के साथ हमें क्या करना है, अब नहीं सोचना है। मंडे से वो आंदोलन शुरू हो रहा है, आज जिसको जिसको जुड़ना है वो जुड़ जाए एकलव्य प्रोग्राम के साथ, राइट। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको श्योर शॉर्ट सक्सेस दिलाएगा ही दिलाएगा, इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है। सभी लोग इसको कर रहे हैं, हम ये डेली करके समझ भी रहे हैं कि हमने क्या यहां पर किया है। और जो मैंने चार्ट बताया, प्रीलिम्स को लास्ट में मत लेके जाना, फेलियर का सबसे बड़ा रीजन यही है, टाइम मैनेजमेंट ना होना। आप सिर्फ 2 घंटे देंगे और हम धीरे धीरे इसको पूरा करते हुए चले जाएंगे। और अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, और वीडियो को लाइक करना। अब मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं, शाद की एक खूबसूरत लाइन है, ध्यान से थोड़ा मुलाहिजा फरमाइए, थोड़ा माहौल बनाइए। बहुत हमने बढ़िया से पढ़ाई कर ली, अब थोड़ा सा माहौल बनाइए, जिंदगी में जोड़कर देखिए कि शाद की जो गजल है कुछ आपकी कहानी कहती है। वो सभी जिन्होंने लड़ाई तो लड़ी लेकिन रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया, तो जरा उनकी बात। बड़ा खूबसूरत लाइन है कि ये शीशा नहीं है चोट खाने के काबिल, ये शीशा नहीं है चोट खाने के काबिल। तो मुलाहिजा फरमाइएगा, अर्ज है, बनाया था खुद को जमाने के काबिल, बनाया था खुद को जमाने के काबिल। सबने कहा ये बन जाओ, वो बन जाओ, ऐसा कर लो। बनाया था खुद को जमाने के काबिल, मगर क्या जमाना था ये पाने के काबिल? मैंने जिसके लिए बनाया, सबने कहा, माँ बाप ने कहा ऐसे बन जाओ, उसने कहा ऐसे बन जाओ, रिश्ते ने कहा ऐसे बन जाओ, मैं सबके लिए बनता चला गया,
पर क्या वो लोग थे मुझे पाने के काबिल? बनाया था खुद को जमाने के काबिल, मगर क्या जमाना था पाने के काबिल? मुकम्मल हुई दास्तां तो ये जाना, जब ये कहानी पूरी हो गई, जब सब पा लिया, सब कुछ पा लिया, पहुंच गए सफलता की ऊंचाइयों पर, जिंदगी जब आगे बढ़ी, जब आखिरी ढलाव जब पहुंचे पड़ाव पर, मुकम्मल हुई दास्तां तो ये जाना बहुत कुछ है इसमें भुला देने के काबिल, नहीं याद रखने लायक है। वो जिसके लिए लड़े, जिसको प्यार किया, जिसके साथ दिया, वही दुश्मन बन गया यार। वो दोस्त जिनके साथ खड़े रहे वही दुश्मन बन गए यार। वही जिनके लिए लड़ा, जिनका पेट पाला, जिनके सम्मान के लिए खड़े रहे, वही दुश्मन बन गए, वही यार ताने देने लगे। कहते हैं मुकम्मल हुई दास्तां तो ये जाना, बहुत कुछ है इसमें भुलाने के काबिल। हमेशा तो दिल में रहेगा ना कोई, हमेशा तो दिल में रहेगा ना कोई, जमी ढूंढिए घर बसाने के काबिल। ये खासतौर पे यूथ के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन है। पागल से हो जाते हैं रिश्तों के पीछे। हमेशा तो दिल में रहेगा ना कोई, जमी ढूंढिए घर बसाने के काबिल। बड़ी ध्यान से समझिएगा, मोहब्बत नजर बांध देती है वरना, मोहब्बत नजर बांध देती है वरना, हंसी थे बहुत दिल लगाने के काबिल, हंसी थे बहुत दिल लगाने के काबिल। हंसी आज आती है उन हादिसों पर, हंसी आज आती है उन हादिसों पर, जो कल तक थे रुलाने रोने रुलाने के काबिल। वो जिन्होंने मुझे खून के आंसू रुला दिए, आज मुझे हंसी आती है। हंसी आज आती है उन हादिसों पर, जो कल तक थे रोने रुलाने के काबिल। चलो बुत किसी का यहां नस्ब कर दे, चलो बुत किसी का यहां नस्ब कर दे, ये रास्ता नहीं आने जाने के काबिल। जिसको छोड़ दो, अपनी मंजिल खुद बनाओ। कहते हैं चलो बुत किसी का यहां नस्ब कर दें, ये रास्ता नहीं आने जाने के काबिल। और आखिरी लाइनें बड़ी खूबसूरत हैं। न तड़पने की इजाजत है, ये तुम्हारी बात है जब तुम परेशान होकर पढ़ाई करते हो, जब अपने सपनों के लिए लड़ते हो, जब समाज से कुछ मांगते हो, तो ये लाइन बिल्कुल तुम लोगों के लिए ऊपर परफेक्ट है। न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है, न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है, घुट के मर जाऊं, घुट के मर जाऊं, ये मर्जी मेरे सयाद की है। सयाद वो होता है जो चिड़िया को पकड़ के रखता है, पिंजरे में कैद कर देता है। तो तुम अपने आसपास के जो समाज है, उसकी जो उम्मीदें हैं तुमसे, वो एक सयाद की तरह हैं। तुम ये बन जाओ, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। तो बड़ी खूबसूरत सी लाइन है साथ की कि न तड़पने की इजाजत है, न तड़पने की इजाजत है, तड़प भी नहीं सकते, किसी को अपनी परेशानी कह भी नहीं सकते। न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है, घुट के मर जाऊं, ये मर्जी मेरे सयाद की है, ये मर्जी मेरे सयाद की है। कैसी लगी क्लास जरूर बताना, और एकलव्य की मुहिम में जुड़ जाना। जो वहां नहीं जुड़ सकते वो जुड़ जाएंगे मेरे साथ एनसीईआरटी में। और जीरो टू हीरो तो है ही है चमकने के लिए। अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो जुड़ेंगे हम लोग जीरो टू हीरो में, और जिलाधिकारी की सीरीज को आगे कंटिन्यू करके रखेंगे। टेक केयर, बहुत ही बढ़िया। इन लाइनों को याद रखिएगा क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत लाइनें होती हैं। और जुड़े रहिए, जो लोग पहली बार आज जुड़े हैं आरएफआर की पिछली क्लासेस को इस ऐप पे जरूर देखें। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक का बटन दबाना पड़ेगा। एक बार जाते जाते लाइक का बटन दबाते जाओ, सब्सक्राइब का बटन दबाते जाओ, और ये क्लास और लोगों के साथ शेयर करो। देखो अपने दोस्तों को भी बताओ कि क्या वो पहली बार में इतने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और उनके साथ अपने नंबर को शेयर और कंपैरिजन करो। थैंक यू सो मच, प्यार बनाए रखिए। उजान के ऐप को डाउनलोड करिए और फ्री ऑडियो ऐप जरूर सुनिए, पॉलिटी भी आने वाली है। थैंक यू सो मच।